गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो करने वाले हैं आज लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 26 क्वेश्चंस आएंगे इससे, मतलब 26 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, आधे से ज़्यादा मार्क्स इससे कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 13 है पूरे चैप्टर्स और पोएम्स को मिला कर। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट फ्लाइट के 6 और पोएम 4 होगा 8 9 10 ये और 3 है, पूरे टोटल 13 है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेटर टू गॉड से करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा। क्वेश्चन देखना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट ऑप्शंस दैट टेल हाउ लैंचो डिपिक्ट्स हिज इमेंस फेथ इन गॉड। मतलब हमें बताना है, और एक बार बता दूं कि ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, और ऐसे भी एग्जाम है, एक बार रिविजन कर लेना अच्छी खासी। चैप्टर तो तुमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि एक ऑप्शन चूज करो। मैंने डायरेक्ट ऑप्शन ले रखे 4 ऑप्शन में, फालतू में टाइम बर्बाद होता है, इससे अच्छा डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, वही सही रहता है। तो मतलब किस चीज़ से ऐसा पता चलता है कि लैंचो में बहुत फेथ, तो लैंचो को विश्वास है भगवान पे, गॉड पे विश्वास है। उसने क्या किया कि उसने कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड स्टार्ट कर। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया, मतलब जैसे लेटर के थ्रू हम बातचीत करते हैं ना, तो उस तरीके से लैंचो ने ये शुरू कर दिया। तो सही कहेंगे कि उसमें लैंचो को बहुत फेथ है गॉड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का एक्ट क्या नहीं है, मतलब चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कि अच्छा काम करना, कट डाउन द ट्रीज, ये अच्छा काम नहीं है। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड का ही है। ठीक है, but it stuck to his resolution. What does the resolution tell us about? मतलब but he stuck to his resolution. जो पोस्ट मास्टर था उसके पास खुद तो पैसे नहीं थे, पर उसने रिजोल्यूशन बना लिया था। रिजोल्यूशन यानी कि दृढ़ निश्चय। तो उसने कह रखा था कि मैं मदद करके रहूँगा लैंचो की, तो मैं मदद करके रहूँगा। उसने बिल्कुल अपना फिक्स कर लिया था कि मैं मदद करके रहूँगा। तो he had firmness of purpose. firmness का मतलब भी दृढ़ निश्चय ही होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, what all did the postmaster need to answer Lancho's letter? मतलब पोस्ट मास्टर को किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी लैंचो को देने के लिए? मनी अपार्ट फ्रॉम पेन एंड पेपर। पेपर और पेन की जगह और क्या कुछ जरूरत थी? मनी, वो भी 100 पैसे चाहिए थे। ठीक है, एंड उसके बाद लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। इसका क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? वर्कड वेरी हार्ड इन हिज फील्ड। जो लैंचो है अपने खेतों में बहुत मेहनती से काम करता है। लैंचो इज डैश व्हेन ही सेज दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो इससे क्या मतलब पता चलता है? लैंचो बहुत ही डिसमिसिव है। क्या डिसमिसिव? वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, बिल्कुल सोच नहीं पा रहा उस तरीके से। नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। एक एक्सट्रैक्ट था वो मैंने लिया, इतना बड़ा कौन लिखता। तो सही नहीं है वैसे, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सही आई नहीं। चैप्टर में तीनों बातें हैं नहीं, हम पढ़ लेते हैं। द पोस्ट मास्टर हाइड द लेटर इन हिज पॉकेट। पोस्ट मास्टर ने पॉकेट में लेटर को तो छुपा लिया था, तो इसलिए फॉल्स है। द पोस्ट मास्टर वॉज फैमिलियर विद द एड्रेस ऑफ एनवलप। ये भी सही नहीं है कि पोस्ट मास्टर को थोड़ा पता कि वो एड्रेस का है। गॉड तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमें क्या पता। द पोस्ट मास्टर वॉज द बॉस। पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्टमैन वॉज द बॉस। कभी भी पोस्टमैन बॉस नहीं होता, याद रखना। पोस्ट मास्टर बॉस होता है। तो ये तीनों चीज़ें गलत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच वर्ड डज नॉट एमिएबल मीन। एमिएबल का मतलब क्या होता है वैसे, पता है किसी को? पता ही होगा। फ्रेंडली होता है। ठीक है, फ्रेंडली कह सकते हो, और काइंड हार्टेड। ठीक है, तो ओवरवेट इसका मतलब नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द एड्रेस ऑन द एनवलप वॉज नॉट नोन एज। मतलब जो एड्रेस है एनवलप का वो कैसा, मतलब किसके लिए है, कहाँ के लिए दिया होता है? मतलब द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, गॉड के लिए एड्रेस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेस्ड बाय द पर्सन हु हैड रिटन द लेटर। मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जिसने लेटर लिखा। लेटर किसने लिखा? लैंचो ने, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फेथ और विश्वास है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द विश ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर की क्या विश थी? He wished to have faith just like लैंचो। जैसे लैंचो का विश्वास है गॉड पे, तो वैसे ही पोस्ट मास्टर चाहता था कि उसका भी वैसे ही विश्वास हो। फिर क्वेश्चन नंबर 12, what was the only thing that the farm earth needed according to the लैंचो। लैंचो के हिसाब से एक क्या चीज़ है जो कि हमारी अर्थ को चाहिए? और शावर। एक शावर मिल जाए तो बात बन जाए, है ना। जैसे सर्दियों का तो मौसम चल जाए, सर्दियों में चाय मिल जाए, चाय लवर्स, चाय पकौड़े मिल जाए तो वो उसमें खुश। तो वैसे ही लैंचो कह रहा था तो शावर मिल जाए उसकी फसल को तो बात बन जाए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लैंचो कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था, कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश कहाँ से आएगी? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था वो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ की बारिश आई, अब तो आएगी। और वहीं से बारिश आती है, क्योंकि उसको कैसे पता चलता है? नॉर्थ ईस्ट से ब्लैक क्लाउड्स वहाँ पे रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर क्लाउड्स ज़्यादा रहते हैं, वहीं से चांस होते हैं कि बारिश आए ना। तो वहीं तो उसकी वो टुकुर देख रहा होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। What did लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लार्ज रेन ड्रॉप्स को लैंचो किस चीज़ से कंपेयर करता है? न्यू कॉइन से। किससे? न्यू कॉइन से, है ना। और हेल स्टोन को वो
डायमंड से कंपेयर कर, सिल्वर कॉइन से कंपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस चांसेस कम है, आएंगे तो एक दो आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। लैंचो रॉट अ लेटर टू गॉड, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ही वांटेड, रीजन क्या दे रखा है, ही वांटेड अ न्यू ट्रैक्टर, इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। तो साफ साफ हमें दिख रहा है सी ऑप्शन करेक्ट होता है, A is true, R is false। ठीक है। द पोस्टमैन गेव द लेटर टू हिज बॉस, पोस्टमैन ने लेटर दिया अपने बॉस को। बॉस कौन है, पोस्ट मास्टर, PM है ना, कोई लेटर दिया। और द पोस्टमैन डिडंट नो द एड्रेस, पोस्टमैन को क्योंकि पता नहीं था, एड्रेस पता नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने अपने बॉस को दे दिया। बोथ A and R true and R is correct explanation of A। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन हाउ कैन इट बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब जो लैंचो का घर था, हमने लैंचो घर के बारे में सुना कि उसका घर मतलब हिल की चोटी पर था, यहाँ पे था उसके, मतलब जहाँ उसका घर था उसके नीचे फ्लावर्स दिखते थे, डॉक्टर वैली दिखती थी। तो उससे क्या पता चलता है कि उसका घर जो है सॉलिटरी यानी कि अकेला है उसका घर वहाँ पे, उसके घर के अलावा वहाँ पे और कोई घर नहीं है ना। और फिर क्वेश्चन नंबर 18, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स, इसका क्या मतलब है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, इसका मतलब द फ्लावर्स वाज स्कैटर्ड अक्रॉस, पूरे चारों तरफ फ्लावर्स हैं, इसका ये मतलब है। अब इसमें पूछा था कि एक कोट बताओ फार्मिंग को लेकर के, फार्मिंग इज द प्रोफेशन ऑफ होप, फार्मिंग कैसा प्रोफेशन है होप का। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल वन कुड सी, जो लो हिल से क्या दिखाई देता था वहाँ पे, द रिवर द फील्ड ऑफ राइप पॉन्ड, यहाँ पे मैंने दिया लैंचो जाओ, तो उसके घर से लैंचो घर अपने घर से हम अपने घर को थोड़ा देख सकते, तो उसका आंसर ये होगा द रिवर द फील्ड ऑफ राइप पॉन्ड। फिर 20 क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे हार्वेस्ट की क्या बात होती है, मतलब आज हमारी फसल अच्छी हुई है तो उससे कैसे पता चलता है कि अच्छी फसल है। राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, ऐसे कॉर्न जो है फ्लावर्स की तरह उग रहे, कॉर्न यानी कि मक्का जो भुट्टे भी खाते हैं लोग, भाई मैं तो खाती हूँ, सभी खाते होंगे। बट वॉज द लैंचो डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग, लैंचो क्या कर रहा था मॉर्निंग में, गेज ऑफ द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, गेज का मतलब होता है देखना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, identify the figure of speech used here। इसमें कौन सी है, इसमें कहाँ पे वो आ रहा होगा, मतलब वो कर रहा है मेटाफर में क्या होता है कि हम किसको कंपेयर करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को किससे, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be approaching, identify the figure of speech, मतलब नॉर्थ ईस्ट को कंपेयर किया गया है ह्यूज माउंटेन से, तो मेटाफर। लैंचो वेंट आउट, तो लैंचो कहा गया एंजॉय द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब बाहर बारिश हो रही थी तो वो बाहर गया, और वो किस लिए बाहर गया था, फीलिंग्स जो रेन थी उसको फील करने के लिए। और इसमें मंडेला रेफर्स लिबर्टी, ओके मंडेला वाला क्वेश्चन चलो उसे कर लेते हैं। मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज ए न्यू बॉर्न, ऐसा क्यों कहते हैं मंडेला की लिबर्टी न्यू बॉर्न है, हैड रिसेंटली बीन अटेंड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद उनको अब जाकर आज़ादी मिली, लिबर्टी यानी कि आज़ादी मिली। फर्स्ट 24 क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड 70 पैसों, पोस्ट मास्टर से 70 पैसों कलेक्ट करवाए, ट्रू है। ही डिडंट वांट टू शेक लैंचो's टेक इन गॉड, ये भी सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, वो लैंचो का विश्वास नहीं हिलाना चाहता था गॉड के से, तो इसीलिए उसने पैसे कलेक्ट करे, दोनों बहुत ए एंड ट्रू एंड आर इज करेक्ट। फिर लैंचो आस्क्ड द पोस्ट मास्टर ऑफ चैरिटी, क्या लैंचो ने कहा था पोस्ट मास्टर से कि मुझे पैसे दान करो, ऐसे लैंचो ने कुछ नहीं कहा, तो ए को फॉल्स होना होगा और आर इज ट्रू, अगर ए फॉल्स है तो रीजन अल्टीमेटली ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू, तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। और ही वांटेड, क्या ये इसमें, ही वांटेड टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टार्वेशन, हाँ ये तो सही है, अपनी फैमिली को भूखमरी से बचाना चाह रहा था। तो यहाँ पे हमारा लंचो वाला कंप्लीट हुआ, 25 क्वेश्चन हमने लंचो के कर लिए। तो अब नेल्सन मंडेला के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सीट्स वर वॉन बाय मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री, यानी कि जो ANC गवर्नमेंट थी तो उसने कितने वोट से जीती थी वो, तो 400 में से 252 वोट्स मिले थे उसे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंटोनियम ऑफ जुबिलियंट, जुबिलियंट का एंटोनियम क्या है, डिस्पोंडेंट, जुबिलियंट यानी कि मतलब खुश हंसियाँ ऐसी, डिस्पोंडेंट उसका उल्टा, ठीक है। मंडेला रेफर्स लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिसेंटली बीन अटेंड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मंडेला कंपेयर्स हिज कंट्री मैन टू, मंडेला ने अपने जो कंट्री मैन है उनको किससे कंपेयर किया गया, डायमंड से। वैन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लीव्स फॉर एन आइडिया, ही डिडंट मीन दैट दे आर, उनका मतलब तो ये था कि वो क्या बोलते हैं कमिटेड है, इस लाइन से उनका मतलब था कि जो लोग हैं वो कमिटेड है, और इसमें पूछा गया क्या नहीं है, तो वो इंटेलिजेंट प्राउड स्टेप बॉर्न नहीं है।
कंपैशन का उल्टा अपोजिट है ऑपरेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन क्या है? साउथ अफ्रीका गेव बर्थ टू मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर। जो साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर के लोगों को का बर्थ किया, मतलब उनको जन्म दिया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग बाउंड ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बिल्कुल सही है। बोथ ANR2 and R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। जो अपार्थाइड पॉलिसी थी जिसमें रेस कलर के बेस पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, कलर के बेस में, वही सिस्टम अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम जो कि बहुत बेकार था। और फिर क्वेश्चन नंबर 7, साउथ अफ्रीकन्स लव म्यूजिक। ऐसे तो कहीं भी हमें दे नहीं रखा चैप्टर में, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। रीजन दे हैव टू नेशनल फ्लैग, तो हम लिखेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू द मंडेला अ ब्रेव मैन इज। मंडेला के हिसाब से ब्रेव मैन कौन है? नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वो नहीं जिसे डर नहीं लगता और जिसे डर लगता हो बट वो अपने डर को हरा दे, वो है ब्रेव मैन असली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इस लाइन को तो बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम इज ट्रांजिटरी। जो स्पीकर है उन्होंने, यानी कि नेल्सन मंडेला, उन्होंने फ्रीडम को ट्रांजिटरी क्यों कहा गया है? द फ्रीडम आर मोमेंटरी एंड कीप चेंजिंग विद टाइम। जो फ्रीडम है वो बार बार बदलती रहती है, यानी कि बचपन में फ्रीडम अलग होती है और फिर जब हम यंग होते हैं तब अलग, और फिर जब हम बुढ़े हो जाते हैं तब अलग। तो फ्रीडम जो है हर किसी के लिए चेंज होती रहती है, तो इसलिए मोमेंट्री। याद रखना मोमेंट्री वर्ड और ट्रांजिटरी दोनों का मतलब एक ही होता है। What comes more naturally to heart according to Mandela। यहाँ पे नेचुरली कौन सी ज़्यादा, लव लिख सकते हैं आप, या इसकी जगह हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, मैंस गुडनेस। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा मैंस गुडनेस। ठीक है, लव, अगर मैंस गुडनेस नहीं दे रखा तो लव लिखना, अदरवाइज मैंस गुडनेस लिखना इसका आंसर। ठीक है। Why does डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन ने क्या क्रिएट करा? हाइट ऑफ कैरेक्टर। What began Mandela's hunger for freedom। किस चीज़ ने मंडेला भूख जगा दी, मतलब आज़ादी के लिए? क्या ऐसा क्या हुआ था? The fact that he already been taken away from him। और फिर it was a celebration of South Africa first dash government। यहाँ पे किस चीज़ का सेलिब्रेशन हुआ था? फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन रीजन टू नेशनल एंथम वर सम। ये तो सही है बिल्कुल। टू रीजन क्या दे रखा है? टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। रीजन फॉल्स है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तो कहीं बात ही नहीं हुई इस पूरे चैप्टर में, तो रेस डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, तो A is true but R is false। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन का सेशन, नेल्सन मंडेला मेंशन सम फ्रीडम इज ट्रांजिटरी। नेल्सन मंडेला ने कुछ फ्रीडम को ट्रांजिटरी कहा। अभी हमने ऊपर देखा, ये बिल्कुल ट्रू है। द फ्रीडम आर मोमेंटरी एंड कीप चेंजिंग विद टाइम। ये भी सही है, हमने ऊपर देख लिया था। तो बोथ ANR2 and R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन। इसका क्या असर पड़ा? मतलब इट इन्फ्लुएंस द जनरेशन ऑफ फाइट अगेंस्ट जस्टिस। Who was courageous man? courageous man कौन? साहसी व्यक्ति कौन है? Who conquers fear? जो डर से जीत हासिल कर ले। Man of such extraordinary courage refers to the people who demonstrated utmost strength to oppose the system. Nelson Mandela compares his countrymen as diamonds. When Nelson Mandela says, "I have seen women the risk and give their lives", इसमें committed है, मैंने पहले बताया था। तो 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट फ्लाइट पे हम। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फ्लाइट का। ठीक है, इसमें दोनों है, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ से देखिए। व्हाट डिड द सीगल पेरेंट्स थिएटर हिम विद इफ ही डिडंट फ्लाई। मतलब उसके पेरेंट्स उसे क्या धमकी दे रहे थे? सीगल के जो पेरेंट्स है वो धमकी दे रहे थे कि हम तुझे खाना नहीं देंगे, तो स्टाफ है उसको खाना नहीं देंगे जब तक अगर वो उड़ेगा नहीं, है ना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट फिश कॉट बाय ब्रदर सीगल वॉज। तो पहली मछली थी ब्रदर सीगल ने मतलब पकड़ी थी, वो कौन सी थी? हैरिंग। कौन सी मछली थी? वो हैरिंग मछली। देखो मछलियों के भी इतने अजीब अजीब से नाम है, और मछलियों के नाम इन सब के नाम रखता कौन है? पता नहीं कौन रखता हुआ। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन क्या? द मदर बर्ड स्टॉप मिड वे व्हाइल गिविंग द फिश टू द बर्ड। इज इट ट्रू? यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो मदर बर्ड थी वो रुक गई थी बीच रास्ते में, जैसे ही वो खाना दे रही थी उसके बीच में वो रुक गई थी। शी गॉट टायर्ड फ्लाइंग। क्या वो टायर्ड हो गई थी उड़ते उड़ते? ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ, तो ये फॉल्स है। रीजन फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा A is true but R is false। द यंग सीगल स्टूड। क्वेश्चन नंबर 4 है असर्शन रीजन ये भी। द यंग सीगल स्टूड एट द एज ऑफ द ledge on one leg and closed his eyes। ये बिल्कुल सही है। He wanted to have the attention of family। ये भी बिल्कुल सही है। तो both ANR2 and R is correct explanation of A। अब प्राउड कैकल, मतलब प्राउड कैकल जो सीगल्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो प्राउड कैकल करते हैं। अगर उसकी जगह ह्यूमन बर्ड्स कह रही हूँ, जो पेरेंट्स हो गए हैं यानी कि ह्यूमन लोग, तो वो क्या बोलेंगे उसकी जगह? वेल डन बोलते हैं, वेल डन बेटा, वेल डन। और क्वेश्चन नंबर 6,
वेयर डिड द यंग गर्ल स्लीप एट नाइट, वो जो यंग गर्ल थी वो कहाँ सोती थी, कहाँ सोता था, आई मीन इन द होल अंडर द लेज, जो लेज है वहाँ पे ऐसे इस तरीके का लेज बना हुआ होता है, उसके यहाँ पे एक होल सा बना हुआ था उसके अंदर। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जाके लाइक कीजिए, शेयर और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है गैदरिंग करना, मतलब गैदर और ड्रिंक टुगेदर, एक साथ आना। क्वेश्चन 8, why do think the parents circled around the young seagull and raised a proud cackle, यानी कि हम मतलब क्यों ऐसे, क्यों जो पेरेंट्स थे वो सर्कल घेरा लगा कर खड़े हुए थे, प्राउड कैकल कर चिल्लाते ये हुर्रे हुर्रे ऐसे चिल्ला के प्राउड कैकल क्यों कर रहे थे? टू प्रोवोक द यंग सीगल को प्रोवोक करने के लिए। वो मतलब हम अपनी इंसानों की भाषा में कहें तो वो कहते अच्छा बेटा तुमने उड़ना सीख लिया, अगर तुम नहीं उड़ते तो तुम्हें खाना नहीं मिलता। धमकी तो देखो क्या क्या धमकी दी थी पेरेंट्स ने उनको। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द कलर ऑफ फादर सीगल बैक फेदर, उसके जो फादर थे यानी कि सीगल के फादर, उनके पंख बैक फेदर से कलर करा, बैक फेदर का हो जाए चाहे फ्रंट कलर हो चाहे कुछ हो, जो सीगल्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, इसे तो तुम गांठ बांध लो। क्वेश्चन नंबर 10, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज, और वो जो यंग सीगल था वो अकेला ही था लेज पे बैठा हुआ। जी हाँ, इट्स ट्रू। रीजन, हिज फैमिली माइग्रेटेड टू अनदर कॉन्टिनेंट, क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? नहीं, रीजन फॉल्स है, उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई थी, दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं गई थी, ऐसा कोई बात ही नहीं चैप्टर में। तो इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11, द यंग सीगल, क्या क्वेश्चन, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरती है ना। तो रीजन क्या दे रखा है इसका, ही वॉज सर्टेन दैट हिज लेग्स वुडंट सपोर्ट हिम, इज ट्रू आर इज फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि उसके लेग सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके फेदर सपोर्ट नहीं करेंगे, ये विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे, तो लेग्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई है ना, लेग्स की बात नहीं हुई, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे अगर विंग्स होता, अरे क्या बच्चा ये हो गया रहा, और यहाँ पे विंग्स होता तो ये एब्सोल्युटली राइट होता, सही होता। ठीक है, और रीजन भी सही होता है इसका, बट इसकी जगह हमें दे रखा है लेग्स, तो इसलिए गलत। और फिर क्वेश्चन नंबर 12, वाई द यंग सीगल फेल्ट डिजी, वो मतलब उसे चक्कर आने जैसे क्यों लग रहे थे। ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उड़ते हैं तो चक्कर तो आएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, इतनी ऊंची लेग से तुम नीचे कर रहे हो तो डिजीनेस तो फील होगी ही होगी, और चैप्टर में मेंशन भी करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स ऑफ द गर्ल्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, किस तरीके की उनकी स्क्रीम्स, किस तरीके से वो चिल्ला रहे थे, दुखी में थे या खुशी में। तो एलेशन का मतलब होता है खुशी से चिल्ला रहे थे, वो खुशी से झूम उठे थे। तो यहाँ पे 92 गॉड कर लिए हमसे क्वेश्चन, हमने 20 नेल्सन मंडेला के कर लिए, और 13 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट की एंड अब लाइक एरोप्लेन पे जाते हैं, फिर हमारी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग भी कंप्लीट हो जाएंगे, 3 चैप्टर। व्हेन क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द ऑथर स्टार्टेड फ्लाइंग द स्काई वाज, जब ऑथर ने स्टार्ट किया था वो प्लेन उड़ाना तो वह स्काई कैसा था, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दे लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अक्रॉस द स्काई, इसमें लाइक आ रहा है ना, जहाँ पर भी इस लाइक आए या उसकी तरह लाइक एज लाइक ये वर्ड आते हैं तो वो सिमिली होते हैं। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस में वो। तो क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथर सेज आई कुडंट बिलीव माई आईज, व्हाई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बिकॉज द कंपास वॉज स्पिनिंग राउंड एंड राउंड, ये जो कंपास था इस तरीके का नॉर्थ ईस्ट साउथ, वो ऐसे स्पिन घूमे जा रहा, घूमेगा तो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले कंपास ही खराब हुआ था, जैसे ऑथर ने देखा तो कंपास फर्स्ट खराब हो गया, कंपास का रेडियो खराब हुआ, सब खराब हो गया। द ऑथर फ्लू ओल्ड डकोटा, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। द ऑथर फ्लू द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टोन, जो ओल्ड डकोटा था वो सीधे जा रहा था, बिल्कुल सही है। द नैरेटर लव टू टेक, सॉरी ये इसका आंसर है, द नैरेटर वाज अनअवेयर ऑफ द थॉट दैट द adversarial storm clouds presence, A is true but R is false। ठीक है, the author called the Paris air control room, ये true है assertion। he wanted to find out who helped him, रीजन भी सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ही अलग अलग मतलब है। पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल इसलिए किया था पूछने के लिए कि अब मुझे कौन सा रूट पकड़ना चाहिए, रूट यानी कि रास्ता मेरा, ठीक है, कौन सा रूट लेके मैं जाऊँ। तो पर इसमें लिखा ही वांटेड टू फाइंड आउट हु हेल्प्ड हिम, अगर जब उसे जाना था तो वो कॉल नहीं किया था, वो कंट्रोल रूम में वो गया था। देखो कहाँ से जाना था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, कहाँ से? फ्रांस, ऐसे याद रखना, एफ याद रखना, फ्रांस से इंग्लैंड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब रिस्क ऑफ नैरेटर। नैरेटर ने जो रिस्क लिया हम उसको कैसे डिस्क्राइब? इम्पैचुअस, इम्पैचुअस का मतलब
बिना सोचे समझे, और उसने ऐसे ही ले लिया। रिस्की है तो हज़ार ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट द ऑथर फ्लाई अराउंड द स्टॉर्म क्लाउड्स? ऑथर जो था स्टॉर्म के क्लाउड में क्यों ऐसे व्हाई डिडंट द ऑथर फ्लाई, वो फ्लाई क्यों नहीं कर पाता और रहा था क्लाउड्स में? बिकॉज देयर wasn't enough fuel to fly around the clouds, क्योंकि इतना फ्यूल बचा भी नहीं था, थोड़ा सा एक फ्यूल था उसके टैंक पे, है ना, तो उधर ज़्यादा घुमाने का ज़्यादा फ्यूल नहीं था, तो उसने घुमाया नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, वट वॉज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल रूम? ये मैंने भी ऊपर बताया, पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल क्यों किया था? टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, है ना, रूट जानने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस। इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा था वो? जी नहीं, ये फॉल्स है, पहले हमने बता दिया फॉल्स। कहाँ से जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड, है ना। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो हमने यहाँ लिख दिया। असर्शन तो गलत है। अब असर्शन अगर फॉल्स है तो रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में एक ही हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा हो असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ही वांटेड टू बी हिज फैमिली, ये तो सही है, तो ए को गलत और आर को फॉल्स कर दो। फिर क्वेश्चन 11, द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ये जंप्ड ट्विस्टेड कर रहा था, ये तो सही है। इट वॉज आउट ऑफ फ्यूल, क्या वो पूरी तरीके से उसमें फ्यूल खत्म हो गया था? और इसको अगर पूरा फ्यूल खत्म हो जाता ना बेटा, तो वो एरोप्लेन सीधा ऊपर से नीचे गिरता, है ना, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, इसलिए आर इज फॉल्स। फ्यूल कम था पर आउट ऑफ फ्यूल तो नहीं था। इस फर्स्ट फ्लाइट के हमने ऊपर भी क्वेश्चन करे और तुम्हारे बल्ले बल्ले और क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ चुके हैं। इस फर्स्ट फ्लाइट का भी हमने ऊपर देखा, दोबारा देख लेते हैं, चिंता में। वेयर डिड द यंग सीगल स्लीप एट नाइट? स्लीप वो कहाँ सोई थी? इन द लिटिल होल अंडर द लेज। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ मस्टरा, अभी हमने देखा गैदर और ब्रिंग टुगेदर। टू प्रोवोक द यंग सीगल, हमने अभी ये भी पढ़ा। टू स्टार्व हिम, वाइट इज टू बट आर इज फॉल्स, ही वाज सर्टेन, और एक तो वही क्वेश्चन था जो हमने अभी देखे इलेक्शन। और ये वाला क्वेश्चन नया है, ये देखो। द लाइन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही had not always been able to fly implies that naturalness of act of flying for the young seagull। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या है? एनिलीस मैरिया एनी फ्रैंक, ये शॉर्ट नेम है और ये पैसे बड़ा नाम, ठीक है। तो अब इनका जन्म कब हुआ? 12 जून 1920, इनमें से बहुत पूछा नहीं जाता, मैंने बता दिया। और डेथ टाइफस के कारण हुई थी, टाइफस। और फिर एनी विद हर सिस्टर वॉज ट्रांसपोर्टेड टू, एनी को उसके सिस्टर के साथ कहाँ भेज दिया गया था? बर्गन बेल्सन, एक कंसंट्रेशन कैंप है वहाँ पर। यहाँ पे लोगों को मतलब बंद किया जाता है, इसमें से फिर पता नहीं क्या करके सब बुरा सलूक किया जाता है, सांस वांस रोक दी जाती है, ऐसी कुछ। एंट्री डेट, डायरी में एंट्री डेट कितनी है? 12 जून 1942, क्या है? 12 जून 1942। और फाइनल एंट्री डेट कब है? 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1942, याद करो। 12 जून 1942, 1 अगस्त 1944 लास्ट एंट्री डेट। सिनोनिम ऑफ परसिक्यूशन, माल ट्रीटमेंट, यानी कि उत्पीड़न का यही मतलब है। फिर फिफ्थ, मार्गोट एंड एनी वर सेंट टू आइकन टू स्टे विद हर अवर ग्रैंडफादर, तो बिल्कुल सही है। देयर पेरेंट्स एमिग्रेटेड टू इटली, रीजन फॉल्स है। उनको इटली नहीं गए थे, वो होलैंड गए थे। कहाँ? होलैंड, तो इज टू आर इज फॉल्स। एनी एंटायर क्लास वॉज क्वाइकिंग इट बूट्स, क्या मतलब वो डिस्कशन कर रहे थे क्लास में कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा, ये तो ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजन, मिस्टर किसिंग असाइंड एनी टू एक्स्ट्रा होमवर्क, इट्स ऑल्सो ट्रू, बट ये करेक्ट रीजन नहीं है, तो ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Why does had a good laugh implied in the contest of Mr. Kissing? It means that he is realized the humor in it and was amused. Describe the missing Mr. Kissing, जो उसके एनी फ्रैंक के मैथ्स टीचर थे। मिस्टर किसिंग वो स्ट्रिक्ट और इनोवेटिव थे, क्योंकि वो हर बार उन्होंने 3 बार ऐसे लिखने के लिए दिया। फर्स्ट चैटरबॉक्स, इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, क्वैक क्वैक, सेट मिस्टर किसिंग, ऐसे कुछ। थर्ड है, why do you think Mr. Kissing chose the title and incorrigible chatterbox for Annie to write down? This was so because he expected that this would embarrass Annie, would check her in discipline. इन्होंने ऐसे इसलिए किया कि ताकि एनी को उसकी गलती पता चल जाए और वो डिसिप्लिन में आ जाए। और ये भी उसी से, ये तो कुछ है
नो क्वेश्चन यहाँ के लिए. Why was writing in a diary strange experience for Annie? Annie के लिए ऐसा strange क्यों था ये? She had never written anything before. और उसने आज तक कभी लिखा नहीं थी डायरी. और neither she nor anyone else would be interested in her it later. ना ही कोई इंटरेस्ट लेने वाला बाद में, है ना. तो पढ़ने के लिए ना ही वो इंटरेस्टेड होगी उस डायरी को बाद में पढ़ने के लिए, पर बाद में. तो इस वजह से वो सोच लेगी स्ट्रेंज है. What would Annie? Who would Annie allow to read her diary? उसकी डायरी कौन पढ़ सकता था? Her real friend if she got one. अगर उसे कोई एक रियल फ्रेंड मिल जाता है तो वो ही अलाउ उस डायरी को पढ़ने के लिए, अदरवाइज कोई भी अलाउड नहीं है. ठीक है ना. और फिर why does Annie want to keep a diary? मतलब वो ऐसा क्यों चाहती थी कि उसको डायरी मिले? क्योंकि she has no close friend. उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था. What did she name her diary? उसकी डायरी का नेम क्या था? किटी, है ना. इसको याद रख लेना अच्छे से. फिर क्वेश्चन नंबर 15. Why does she give a brief sketch about her family in her diary? No one would understand if she does write in. Which subject was she not sure passing? Maths subject. तो बिल्कुल नहीं पसंद था मैथ्स. क्वेश्चन नंबर 7. Why was Mr. Kissing annoyed with her? क्यों उसे चिढ़ाते थे? Because she was talkative. वो बहुत बोलती रहती थी. क्वैक 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 सॉरी क्वैक क्वैक और डकलिंग्स करते पागल हो गई. ब्ला ब्ला ब्ला. Which topic was she to write an essay on a part of punishment? पनिशमेंट में उन्हें कौन कौन से 3 टॉपिक दिए गए थे? A chatterbox, a incorrigible chatterbox, quack quack said mistress chatterbox. अरे क्या 3. What language was the diary original written? मतलब डायरी किस लैंग्वेज में ओरिजिनली पब्लिश हुई थी? डच लैंग्वेज में. सॉरी पब्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी. उसके फादर ने पब्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी, लिखी डच लैंग्वेज में थी क्योंकि वो उन्हें डच आती होगी तो उन्होंने डच लिखी. जैसे मैंने ये अभी इंग्लिश लिखी है तो वैसे ही उन्होंने डच लिखी थी. हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे? कैसे जस्टिफाई किया उसने अपने आप को? इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड आई कांट डू मच अबाउट इट. वो इनहेरिटेड ट्रेड है, यानी कि उसकी मम्मी भी बहुत बोलती रहती है, बक 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 ब्ला 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 करती रहती है, तो इसीलिए मैं भी ऐसे ही हूँ. और व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंडमदर? क्या शो करते हैं कि एनी बहुत प्यार करती है अपनी मम्मी से. शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, शी मिसेस हर. मरने के बाद भी 1941 में वो बीमार थी, उनकी दादी यानी कि ग्रैंडमदर. 1942 में डेथ हो जाती है ना. उसके बाद भी बहुत दुखी होती है एनी, तो ये दिखाता है कि वो अपनी ग्रैंडमदर से कितना प्यार करती थी. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाई डज एनी थिंक शी वाज जो भी हो, she had no real friends. Why was she unable to get closer to already existing friends? She cannot bring herself to personal stuff. यानी कि वो दूसरों से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती. पर कहने को तो उसके 30 फ्रेंड्स हैं, प्लस रिलेटिव्स थे, एक बहन भी थी मार्गोट, इतने लविंग पेरेंट्स भी थे, पर उसका ट्रू फ्रेंड कोई भी नहीं था. भाई मेरे तो हैं ट्रू फ्रेंड्स. आई होप सबके ट्रू फ्रेंड्स हो. और ये जो क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन द क्लास? किस चीज़ की बेट लगा रहे थे क्लास में वो? आंसर, हु वुड पास द क्लास? क्लास को कौन पास करेगा? फिर क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? अपने लास्ट एसे में वो क्या लिखती है? अ फनी पोएम. कौन सी? अ फनी, एक फनी सी पोएम लिखती है, हंसाने वाली. When was the diary given to Annie? Annie को डायरी कब दी गई? उसके 13th बर्थडे पर. The name of her the diary published. किस नाम से डायरी पब्लिश हुई? The Diary of Young Girl. उसके फादर ने पब्लिश करवाई. और वैसे डायरी का नाम क्या रखा था? किटी. वो डायरी पब्लिश हो गई. देखो क्या. और वो लड़की जो एनी है वो सोच रही थी कि उसकी डायरी कौन पढ़ेगा, उसकी डायरी में कौन इंटरेस्टेड है. और आज हम उनकी डायरी का कुछ एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें से इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. बताओ, जो इंसान सोच रहा था कौन उनकी बातों पर इंटरेस्टेड होगा, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं. लेजेंड, शी इज रियली लेजेंड. और ये तो हमने देख लिया था. शी डिडंट वांट टू बी फॉर्मल, शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड. हाउ मेनी सिबलिंग्स फॉर एनी हैव? वन. सिर्फ वन ही था, वो भी मार्गोट. 16 ईयर्स की थी. एनी का फुल नेम एनिलीस मारिया फ्रैंक. Who was the name of Annie Frank? Margot. मैं सबसे कह ही जा रही. फिर in which city Annie and Margot sent to leave
किस सिटी में भेज देगा था एकन, ठीक है। और जब उसके फादर मतलब एनी के फादर की जब मैरिड हुई थी तब कितने साल की थी 36 और मदर कितने साल की थी 25, तब इन दोनों की शादी हुई और ये एनी ने अपनी डायरी के स्टार्टिंग में बताया है। फिर ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन द किसिंग क्लास इन हर डायरी, 20 जून 1942। इसी दिन तो उन्होंने डायरी लिखनी शुरू कर दी जब उनकी दादी की डेथ हो गई थी, ग्रैंड मदर की डेथ। फाइनली फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड कंप्लीट हुआ और हम चले अब अपनी पोएम में। बीच बीच में हम करते रहेंगे ये सारी चीज़ें, तो कभी ऐसे कभी कुछ करते रहेंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो, बस रुकना नहीं है हमें, करते रहना है, रुकना नहीं है, बस करते रहना, लगे रहना, पढ़ते रहना है। वी ऑफन सी एग्जाम्पल्स ऑफ क्रो इन द पोएम डीलिंग विद नेचर। यह असर्शन रीजन है। क्या इस चैप्टर में हमने कौवे को देखा है नेचर से डील करते हुए? फॉल्स। असर्शन तो बिल्कुल फॉल्स है। रीजन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ डस्ट एंड स्नो, बिल्कुल रीजन तो ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट कंपेयर डैश विद फायर विद, फायर को किससे कंपेयर किया गया? देखो याद रखना, फायर डिजायर, साउंड सेम हो रहा है ना, फायर डिजायर, तो इस तरीके से याद रखना, फायर डिजायर, फायर इज हेटरेड। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? पोएट को जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो कैसे अफेक्ट करती है? इट चेंजेस मूड, मूड ही चेंज बदल जाता है वो बंदे का। देखो क्या कहानी थी ये बेसिकली, इसमें क्या पोएम है? वो खड़े मतलब पेड़ के नीचे ऐसे खड़े होते रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पे पेड़ था और पेड़ में से स्नो गिरी और उनका मूड चेंज हो गया, यही था उसमें। व्हाट डज था, और उसमें 2 नेगेटिव क्रिएचर्स को लिया गया है यहाँ पे बताया गया, हेमलॉक ट्री और क्रो। हेमलॉक ट्री को पॉइजनस माना जाता है, क्रो को भी बेकार माना जाता है। इस पोएम से हमें यही मोरल्स यही सीखने को मिलता है कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को क्या मानते हैं, अच्छा या बुरा। जैसा मानेंगे भाई वैसे ही होगा, और हमें किसी भी चीज़ को ऐसे बुरा नहीं बोलना चाहिए। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हेमलॉक ट्री को वो पॉइजनस ट्री है, वो बेकार है, हम क्रो को हम क्यों बोल रहे हैं भाई? वो भी तो सारे पक्षी की तरह है, तो हमें उसे बेकार नहीं बोलना चाहिए। और ये दोनों ही नेगेटिव क्रिएचर्स हैं जिसने पोइट का मूड अच्छा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये दोनों बुरी हैं या ये सारी चीज़ें बुरा, तो कुछ नहीं होता भाई। तो चलो बहुत हो गई बातें, हम यहाँ चलते क्वेश्चन 4 पे। व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम? इस पोएम से पोइट क्या कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है? तो पॉइंट 1, वी शुड नॉट ग्रीडी, हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रेन अवर डिजायर्स एंड लव फेलो बीइंग, है ना। तो अरे ये फायर एंड आइस है, ये हेमलॉक ट्री का क्वेश्चन, ये डस्ट ऑफ स्नो का है, और ये मिक्स क्वेश्चन है, फायर एंड आइस के और डस्ट ऑफ स्नो के मिक्स क्वेश्चन। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है कहाँ गए हम? वी शुड नॉट ग्रीडी, हाँ ये फायर एंड आइस पोएम का है, कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए। रिस्ट्रेन अवर डिजायर्स एंड लव फेलो बीइंग्स, मतलब हमें सबसे प्यार से बात करना चाहिए। और फिर ये वाला क्वेश्चन, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिम्बल्स हैव बीन यूज्ड? जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है उसमें कौन से नेगेटिव क्रिएचर्स यूज किए गए पोइट ने, यानी उसके लिए पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। पहला हेमलॉक ट्री, क्रो। विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज आई होल्ड विद दोज, होल्ड का मतलब हैव द सेम ओपिनियन एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए असर्शन, द पोइट फेवर्स हु सपोर्ट फायर, पोइट उसको सपोर्ट करता है जो फायर को, ये तो सही है, पोइट ने खुद कहा भी है। और रीजन, ही रिलेट्स दैट फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, ये भी सही है। तो ए बोथ ए एंड आर, 2 एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8, स्नो फेल ऑन पोइट शोल्डर, पोइट की शोल्डर में स्नो गिरी, ये बिल्कुल सही है। द क्रो फ्लेव ओवर द पोइट साइड, ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जो कौवा था वो पोइट के सर के ऊपर उड़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑन व्हाट चेंज डज द पोइट मेंशन हियर, क्या चेंज मेंशन किया पोइट ने? चेंज इन द मूड ऑफ द पोइट, मतलब जो पोइट का मूड है वो चेंज हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 10, whose part of the day has been saved, किसका पार्ट सेव हुआ, मतलब द पोइट्स यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑप्शन में अगर पोइट आएगा तो पोइट लिखना, वरना तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देना, मार्क्स पक्के। द पोइट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, इसमें रूड का मतलब क्या है? हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि पछतावे में जीना। फायर एंड आइस इज अ सिंबल नॉट ऑफ नेचर डिजास्टर, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है बट ऑफ ह्यूमैनिटी एबिलिटी टू क्रिएट डिजास्टर ऑफ इट्स ओन। Ice symbolizing indifference and a cold attitude is not destructive, is destructive। assertion तो बिल्कुल गलत है बेटा, assertion is false but reason is true। Indifferent and cold attitude will make people individualistic and people in need to help build themselves alone। तो reason false है, reason true है, यानी कि R is false। Question number 14, identify the lines that shows that the poet is writing about
what she himself has experienced, from what I have tasted of desire. 15 question, I hold with those who favor fire. मतलब इसमें कौन सी pointing device यूज हुई है? Assonance and alliteration, इसमें consonant ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और HH वर्ड रिपीट हो रहा है, तो alliteration कॉन्सोनेंस में हो सकता है AEIO। ओ तो हमारा वो है वॉवल, वॉवल रिपीट होगा तो एसोनेंस, और कॉन्सोनेंट रिपीट होगा तो कॉन्सोनेंस। अब दूसरी पोएम पे आते हैं, अ टाइगर इन द जू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन द क्वाइट रेज। इस क्वाइट रेज में मतलब कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? इसमें ऑक्सीमोरन यूज हुई है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि क्वाइट का मतलब शांत, रेज का मतलब उसके उल्टा अपोजिट होता है, ऑक्सीमोरन। क्वाइट रेज व्हाट इज इंडिकेट्स, क्या मतलब इंडिकेट कर रहा है? सप्रेस्ड, इसको दबाया जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3, द फैक्ट दैट द टाइगर इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज टेल्स अस दैट ही इज रेस्टलेस। जो टाइगर है वो रेस्टलेस है बिल्कुल। इन पोएम ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है फ्रीडम एंड कैप्टिविटी के बीच में। व्हाट इज द केज टाइगर नॉट लाइकली टू से टू द विजिटर्स, मतलब वो क्या नहीं कहेगा टाइगर, जॉइन मी, ये तो बिल्कुल नहीं कहेगा टाइगर। दो टाइगर की बात हो रही है, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन द टाइगर कुड हार्डली वॉक इन द केज, वो बहुत मुश्किल से ही वॉक कर पाता हो केज में। असर्शन तो ट्रू है, रीजन देखते हैं, बिकॉज द केज वॉज स्मॉल। सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट एडवोकेट्स द टाइगर शुड बी कीप जू। ये कभी ये पोएट ने कहा है कि टाइगर को एडवोकेट द टाइगर शुड बी कीप्ड इन जू, उसको जू में रखना चाहिए। ये पोएट ने कभी नहीं कहा, पोएट ने तो ये कहा है बल्कि कि जंगल में रखना चाहिए। तो असर्शन फॉल्स, तो आर इज ट्रू होगा। द टाइगर टेरराइजेस द विलेजर्स, बिल्कुल सही है। वेयर शुड बी स्लाइडिंग, कहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है? द टाइगर शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास जो ग्रास है वहाँ पे टाइगर स्लाइड कर रहा है। तो फिर शेडो हेयर रेफर्स टू द शेडो, किसकी शेडो? लॉन्ग ग्रास, जो ग्रास बनी थी उसकी शेडो। व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, अब बॉल पोएम के क्वेश्चन से, बॉल की कॉस्ट 1 टाइम थी, अगर हम हमारी लैंग्वेज में कहें तो 1 रुपए की बॉल। क्वेश्चन, बॉल करेंसी है वहाँ की। और फिर 11, व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, बॉय के साथ क्या हुआ? द बॉय वॉज वेरी सैड एज ही हैज लॉस्ट हिज, क्या यहाँ पे फादर नहीं, यहाँ पे बॉल आएगा, क्या ये गलती से लिख दिया, बुद्धि में लिखा बॉल आएगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फिर से आ गए। डैश बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली, डैश नहीं आई मीन मैरली 2 बार आ रहा है, वो भी स्टार्टिंग में, तो वो एनाफोरा। जैसे कि यहाँ पे मैरली, यहाँ इस लाइन में भी मैरली आ रहा है, इस लाइन में भी मैरली आ रहा है, 2 बार मैरली है तो एनाफोरा, वो भी स्टार्टिंग में ही आना चाहिए। बट ये नहीं कि इसे तुम रिपीटेशन मत क्या देना, स्टार्टिंग में आना चाहिए ये, ठीक है। What does the poet say about the world is made up of, वर्ल्ड किससे बना, मिलके बना है? Possessions. The boy remember his young days, बॉय जो है वो क्या रिमेंबर कर रहा है अपने बचपन के, यंग डेज यानी कि बचपन के दिन। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट डजंट वांट टू इंटरफेयर बाय, हाँ पोएट किस चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहता? आंसर, द बाय बाइंग हिम अनदर बॉल, मतलब अनदर बॉल लाने के लिए इंटरफेयर नहीं करता। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द बॉय मस्ट अंडरस्टैंड दैट वन, क्या मतलब बच्चे को क्या अंडरस्टैंड कर लेगा बॉय? वन मस्ट लर्न टू बियर द लॉस, जितने भी लॉस हो रहे लाइफ को उसको वो सीख रहा है बच्चा। ये जो पोइट लोग होते हैं ना, कहीं पर भी चले जाएंगे, सब कुछ छोटा सा भी इंसिडेंट होगा ना उसकी पोएम बना डालेंगे। एक पोइट में कम से कम 100-200 पोएम लिखोगे, उनको बस चले तो जिंदगी को, अपनी जिंदगी कोई पोएम बना दे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई आर द बॉयज आइज डिस्पैरेट, और बॉयज की आइज ऐसे क्यों, निराश क्यों हुई थी? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया था। क्वेश्चन 8, नो वन बाइज अ बॉल बैक, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है? बॉल बैक, क्या आ रहा है तुम्हें? बीबी दिख रहा है, और ये है अलिटरेशन, सबसे फेमस है, मुझे सबसे अच्छा अलिटरेशन है, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, है मेरा फेवरेट है अलिटरेशन। द पोएट यूजेस द बॉल एज अ सिंबल ऑफ बॉयज, मतलब जो बॉल है वो किस चीज का सिंबल है? केयर फ्री चाइल्डहुड डेज। द पोएट, क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट फील्स दैट देयर इज नो पॉइंट कंसोलिंग द बॉय इज whatever he is lost is irreversible. Harbor does not mean in the poem. Harbor का मतलब क्या नहीं है? कार को मतलब नहीं है हार्बर का। और फिर फाइनली पोएम्स कंप्लीट होती है हमारी। 4 पोएम थी, चारों को चारों हमने खत्म कर डाली लास्ट। अब ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, व्हाट इज द क्योर? इसमें क्योर का क्या मतलब है? कंट्रोलिंग ट्रिकीज राइट। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करिए, मैं डायरेक्ट आंसर बोल दे जाऊँगी। व्हाट इज हॉटकिन? हॉटकिन हु सॉरी व्हाट इज कैरिंग, हु इज हॉटकिन? वो गार्डनर था वहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम डज द मिस्टर पॉम्परी थिंक ट्रिकी वाज? माल न्यूट्रिशन। हु वाज जॉय? जॉय कौन था? अ ग्रे हाउंड। Question number 5, what was exclamation? This is time of surgery by Mrs. Pomfrey. Me, the planned venture was fruitful. Question number 6, Achilles based question है. The author was shocked by Tricky's appearance. बिल्कुल सही है. Reason, Tricky was wearing his tweed coat. Tricky ने कोट वियर करा था, सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये. यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. फिर दूसरा 7th क्वेश्चन आता है, वो भी असर्शन रीजन क्वेश्चन है. द ऑथर वांटेड टू टेक ट्रिकी टू हॉस्पिटल. क्या ऑथर चाहते थे कि मतलब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाए? ट्रू. ओनली एन ऑपरेशन कैन सेव ट्रिकी. फॉल्स. ऑपरेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. तो इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन 8, व्हाट डज रेफरेंस टू ट्रिकी एज अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट क्या मतलब है? अनलाइक अदर डॉग्स, ट्रिकी हैड लिव्ड इन अ लैप ऑफ लग्जरी. मतलब सब डॉग ऐसे नहीं रहते थे, पर जो ट्रिकी था वो एक लग्जरियस लाइफ जीता था. इसके आगे पीछे लोग घूमते रहते थे, है ना. फिर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द नैरेटर डिस्क्राइब्स बीइंग ट्रैम्प्ड ऑन एंड इज क्वेस्ट ऑफ चॉइस? ये क्यों कहा है नैरेटर ने? टू मेंशन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ कैनाइन लाइफ. टू मेंशन द सिंपल ऑफ कैनाइन लाइफ, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट चैप्टर 100 ड्रेसेस 1. 2 पार्ट है, मेरे को भी समझ नहीं आती. 100 ड्रेसेस 1 2 बनाए, एक ही चैप्टर कर देते हैं. 100 ड्रेसेस 2 चैप्टर बनाने के लिए. तो हु इज द ऑथर ऑफ 100 ड्रेसेस? E.L. बोसर, ईस्टर. हु वर द 2 बेस्ट फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड कौन थे? पैगी एंड मैडी. अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी कमेंट करके बताना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इन द क्लासरूम डज वैंडा सिट? वैंडा कहाँ बैठती थी? एंड कॉर्नर पे. उसको एंड की सीट में बैठना ही सही लगता था, क्योंकि शूज़ होते ना बहुत हाइट में रहती थी, और शूज़ जो है बिल्कुल डर्टी होते थे, वहाँ पर बहुत धूल मिट्टी होती थी, इसीलिए लोग उसका मजाक न उड़ाएं, इसलिए वो लास्ट बेंच में बैठती थी, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड वैंडा यूज टू सिट देयर? वो वहाँ पे क्यों बैठती थी? मैंने भी एक्सप्लेनेशन दे दिया बिना क्वेश्चन पढ़े. हर फीट्स वर फिल्ड विद डर्ट एंड मड. उसके जो फीट्स थे यानी कि पैर थे बिल्कुल गंदे धूल मिट्टी से भरपूर थे. विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिटिंग? मतलब कौन से क्लासरूम में वो बैठे थे? 13 रूम नंबर पे. इस चैप्टर में सिर्फ 13 रूम नंबर का जिक्र हुआ है, और जो 100 ड्रेसेस 2 है उसमें 12 रूम नंबर का भी जिक्र हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल? स्कूल में मोस्ट पॉपुलर लड़की कौन थी? पैगी. तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड दे वेट फॉर वैंडा टू मेक? मतलब वैंडा का वेट क्यों करते? टू मेक फन ऑफ वैंडा. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू डिस्क्राइब वैंडास ड्रेस? वैंडा की ड्रेस कैसी थी? वैंडा पेट्रॉन्स्की उसका पूरा नेम बोल रहे हैं. फेडेड ब्लू, नॉट आयरन प्रॉपर्ली बट क्लीनली. मतलब फेडेड ब्लू थी, डल सा लाइट ब्लू कलर कहते हैं, बिल्कुल डल सा फेडेड कलर. नॉट आयरन मतलब प्रेस की हुई नहीं होती थी, बट ड्रेस क्लीन रहती थी, बिल्कुल प्रॉपर धोई धारी रहती थी, है ना. फिर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टेल्स यू दैट पैगी वाज़न्ट क्रूल? मतलब पैगी क्रूल है, ये मतलब कौन सी चीज़ कहती है? प्रोटेक्ट. वो क्या करती थी? छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी, मतलब बचा दी थी. और जो वुडंट स्टैंड एनिमल्स गेटिंग मिस्ट्रीटेड, मतलब जब फूड यहाँ पे आएगा स्टैंड वो खड़े होती थी, जब एनिमल्स को मिस्ट्रीट किया जाता है. डिड नॉट मेक वैंडा को रोने भी नहीं देती थी वो. फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज पैगीज गेम बोथरिंग मैडी? शी फियर्ड शी बी नेक्स्ट टू गेट टीज. उसका डर था कि अब वो फिर दूसरा छुड़ाएगा. अब वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आ जाता है हमारा चैप्टर भी. क्या है? पैरों के निशान बिना पैरों के. वाह वाह वाह. एक इनविजिबल मैन की कहानी है, जो कि एक साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट. ग्रिफिन नाम है उसका. ग्रिफिन नाम तो बड़ा मस्त है. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अप्लाई डिस्क्राइब्स ग्रिफिन. ग्रिफिन को जो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करता है वो वर्ड वो कौन सा है? ब्रिलियंट बट लॉलेस. क्या? ब्रिलियंट बट लॉलेस. कानून नहीं मानता था वो. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम अ होमलेस वेंडर? ग्रिफिन कैसे बना होमलेस वेंडर? ग्रिफिन बर्न डाउन द हाउस इन ऑर्डर टू रेवेंज हिज लैंडलॉर्ड. मतलब उसने घर जला दिया अपने लैंडलॉर्ड का बदला लेने के लिए, तो वो इसलिए वजह से होमलेस पर्सन बन गया. सिनोनिम ऑफ कैलस, हाउसलेस. हाउ डिड ग्रिफिन रीच द आइपिंग विलेज? कैसे गया वो आइपिंग विलेज? चल के तो जाएगा नहीं, ट्रेन से गया. लंदन से आइपिंग विलेज गया वो ट्रेन के थ्रू.
फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज अराइवल ऑफ ग्रिफिन इन एज यूजुअल इवेंट, यानी कि उसका अनयूजुअल क्यों था, उसका बेकार क्यों था, क्योंकि वो ऑफ सीजन था, यानी कि ठंड में वो आता भी है घूमने के लिए पर ग्रिफिन जाता है, इसलिए वहाँ पे अजीब लगा उन होटल वालों को। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ए, ग्रिफिन लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू रिजेक्ट हिम, ये बिल्कुल सही है। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, इसका कारण ये नहीं है, बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मिसेस हॉल एक्सक्यूज्ड ग्रिफिन स्ट्रेंज बिहेवियर, एक्सक्यूज कर दिया, बिल्कुल सही है। ग्रिफिन पेड हर इन एडवांस में पे कर दिया, तो सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वह डायलेमा वाज जॉफर्स, जॉफर्स किस दुविधा में फंसा हुआ था। जॉफर्स यानी कि जब उसने मतलब जब घर से मतलब सारी सामान मतलब उसकी आवाज़ आ रही थी, जो लॉकर खोला था इसका, मिसेस हॉल जो थी उसका मतलब कुछ पैसे लूटने की आवाज़ से आती, मतलब पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, तो उसने पुलिस को बुलाया था। तो जॉफर्स नाम ही है उनका नाम, पुलिस वाले का पुलिस का, ठीक है। तो उसके लिए डायलेमा यही थी कि कैसे अरेस्ट किया जाए बिना सर के आदमी को, क्योंकि जो ग्रिफिन था उसने पट्टी तो लगा, पट्टी बांधी हुई थी पूरी अपनी बॉडी में, और उसने पट्टी खोल दी और अपना आधे सर की पट्टी खोल दिया, सर तो उसका इनविजिबल बन गया, पूरी बॉडी में पट्टी। तो दुविधा यही थी कि वो कैसे जेल में डाले, पर वो कहता है चाहे उसका सर हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो भाई अरेस्ट कर रहूँगा। Which of the following adjective मिसेस जेफर्स, मिसेस जेफर्स कैसे था, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि कुछ बच्चे सब ब्यूटीफुल समझेंगे, बट ये ब्यूटीफुल नहीं है, ड्यूटीफुल है, ठीक है। ओबीडियंट मतलब ब्यूटीफुल और ड्यूटीफुल थोड़े सिमिलर वर्ड्स है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ड्यूटीफुल यानी कि आज्ञाकारी बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैड द लास्ट लाफ इन द एंड ऑफ द फाइट, यानी कि कौन जीता उस फाइट में, ग्रिफिन, क्योंकि ग्रिफिन भाग गया था। फिर थीफ स्टोरी, एक थीफ स्टोरी बची है हमारी, और एक 100 ऐसे 2 ओए होए 2 बचे बस, हो गए हमारे कंप्लीट। मस्त मजा आ गया, मस्त 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 तेरे मस्त मस्त नहीं कर लिया हमने, इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया, ये बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। तो देखते हैं अनिल फर्स्ट क्वेश्चन, अनिल केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम डैश फॉर हरि सिंह, थी उस स्टोरी में चोर की कहानी है जो कि अपना नाम बदलता रहता है। अभी उसने अपना नाम हरि सिंह बताया था, पर हम कंफर्म नहीं होंगे कि उसका नाम असली हरि सिंह है, कुछ भी हो सकता है, बस उसका इस चैप्टर में तो हरि सिंह नाम है, तो हमें से क्या लेना देना कि उसका नाम क्या है, रियल नेम हमें क्यों ही जानना, चैप्टर में जो लिखा हम उसे ही मानेंगे, तो अनइंटरेस्टेड। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अनिल टोल्ड द बॉय दैट ही कुड स्लीप इन द, अनिल ने क्या कहा था, 2 ही कैरेक्टर है इसमें, अनिल और कौन से कैरेक्टर है, अनिल एंड हरि सिंह, जो कि चोर है, हरि सिंह चोर है, हरि सिंह छोटा सा बालक है, छोटा बालक चोर है, और अनिल फ्रीलांसर है, उसको बुक्स लिखता है, राइटर। भाई क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को चोरी करना क्यों आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, जितना भी हमने चोरी करा उसे अफोर्ड कर सकता है। फिर व्हाट मेड अनिल गिव अप ऑन हिज डिसीजन टू थ्रो हरि सिंह आउट, हिज अपीलिंग स्माइल। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड अ रिच मैन रिएक्ट विद रॉब विद एंगर, अगर अमीर आदमी की चोरी करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा, तुम्हें पीट भी सकता है वो, चोरी मत करना, चोरी करना गलत बात। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन इज हरी वैंट टू बैक टू अनिल, हरि सिंह जो है दोबारा गया अनिल के पास, सही है बिल्कुल। ही वांटेड टू गेट एजुकेटेड, बिल्कुल सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिए, तो ए बोथ ए एंड आर 2 एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल गेव हरि सिंह 50 रुपीज, हाँ 50 रुपीज दिए थे, लास्ट की बात है, लास्ट कहानी है, और अनिल वांटेड हरि टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ये आर इज फॉल्स, आर ट्रू है, असर्शन इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। इवन थो हरि सिंह फॉलोड अनिल कॉजवली, इट was in staked moved। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हरि सिंह इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल, डिसीट, यानी कि उसकी जो स्माइल थी अपीलिंग स्माइल, उसका क्या कारण था, वो बुद्धू बनाना चाहता था इसको, अनिल को। अनिल कैरेक्टरिस्टिक्स, अनअज्यूमिंग, नेव यानी कि नेव का मतलब होता है इनोसेंट काइंड, तो नेव आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, इनोसेंट मतलब वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी इंग्लिश पेपर के लिए। 100 ड्रेसेस पार्ट 2, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक, मैडी ने क्या डिसीजन लिया था, टू स्टैंड अप बुलीज, मतलब जो भी वेंडर को वो सुनाती थी तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सो पैगी हैड द सम आइडिया, मैडी ग्लोड, व्हाट वाज द आइडिया, टू गो एंड लुक फॉर वेंडा एट वॉकिंग साइड, टू अपोलोजाइज टू वेंडा, ये बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मैडी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडा शूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसका क्या मतलब हुआ, मैडी कुड अंडरस्टैंड वेंडास प्रेडिमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 4,
When did Miss Mason show Venda's letter to the class? कब दिखाया गया मिस मैसन की उन्होंने लेटर कब दिखाया पूरी क्लास को? On the last day of school before the holidays. Maddie could not put her mind on her work. यह सेशन दे रखा है, ठीक है, देखते हैं सेशन 2 है, बिल्कुल सही है। मैडी ध्यान नहीं दे पाई थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट वेंडास ड्राइंग, वेंडास की ड्राइंग के बारे में सोच नहीं रही थी, इसलिए फॉल्स है बिल्कुल। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। वो किसके क्या सोच रही थी वो, कि हम वेंडा को क्या बोलेंगे, उसको सॉरी कैसे बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे उसको, तो इस बारे में सोच रहे थे वो। क्वेश्चन नंबर 6 में वेंडा क्विट कमिंग टू स्कूल। वेंडा ने स्कूल छोड़ दिया था। हर पेरेंट्स couldn't afford वेंडा स्कूलिंग एक्सपेंस। ये तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स। ये ऐसा कोई कारण नहीं था, मतलब ये कोई रीज़न नहीं था कि उसके पेरेंट स्कूल फीस एक्सपेंस नहीं कर पा रहे थे। वो ये था कारण क्योंकि उस स्कूल में उसको चिढ़ाते थे। अब कोई ये होना चाहेगा कि उसके बच्चे को चिढ़ाया, तो वो कहते हैं हम दूसरी अच्छी सोसाइटी में जा रहे हैं जहाँ पर हमें चिढ़ाया ना जाए हमारे बच्चे को, वो दूसरी जगह इसलिए जा रहे थे किसी अच्छी जगह में। मैडी स्कोल्डेड पैगी। मैडी ने पैगी को डांटा, ये करता ही नहीं। अगर एक बार को ये लिखा होता तो मैं मान लेती, पैगी स्कोल्डेड मैडी, ये मैं मान लेती, पर मैडी ने पैगी को डांटा, इसे कभी नहीं मान सकती, तो बिल्कुल फॉल्स। पैगी मेड फन ऑफ वेंडा। पैगी मजाक उड़ाती वेंडा का। आर इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। व्हाट डज कॉर्नाकोपिया मीन्स? कॉर्नाकोपिया का मतलब क्या है? एबुडेंस। एबुडेंस यानी कि मतलब बहुत सारा, एक तरीके से बच्चे ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहीं पर हमारी और ये 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। और फिर लास्ट में मैं यही कहूँगी चीज़ ऑल द बेस्ट। तो देखिए पहले व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगीज ड्राइंग? पैगी की ड्राइंग का कलर कैसा था? जो पैगी को ड्राइंग दी थी वो उसका ग्रीन कलर था, उसमें पैगी की शक्ल भी बनी हुई थी बिल्कुल। और जो उसको ड्राइंग दी थी दूसरी मैडी को ब्लू कलर की ड्राइंग दी थी, उसमें मैडी की पिक्चर बनी हुई थी। व्हाट वर द मैडी थॉट्स एज दे वेंट टू वॉक इनसाइड? क्या क्या थॉट्स थे किसी मैडी के? टेल हर दैट नोबडी वुड मेक फन ऑफ हर एनीमोर। कभी भी उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और दूसरा पॉइंट, टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो बहुत सॉरी है। और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट, कन्विंस हर टू कम टू स्कूल। तो ये सारी बातें थी, इतनी बातें खत्म। कैसा लगा लेक्चर बताना। और पूरे लिटरेचर हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस करना इनकी प्रिपरेशन करना। क्वेश्चंस ये कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम। ठीक है, बाय, पढ़ लो, जाओ, बाय।